कहानी की शुरुआत साल 1999 में जापान के एक बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है, जहां लाखों मजदूरों को काम करते हुए देखते थे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनट इनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाले हैं। और तभी अचानक जमीन की असीम गहराइयों से एक भयानक गड़गड़ाहट होने लगती है। झटके इतने तेज थे कि पूरा का पूरा प्लांट कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, जिसमें जो ब्रॉडी नाम का एक वैज्ञानिक अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देता है। और दुनिया को बताया जाता है कि यह एक प्राकृतिक भूकंप था, लेकिन वो जानता था कि जमीन के नीचे कुछ बहुत ही खौफनाक और विशालकाय चीज सांसें ले रही है, जो उस न्यूक्लियर रेडिएशन को निगल रही है। और अगर इसका पता जल्द ही नहीं लगाया गया तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इस हादसे को 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन ब्रॉडी आज भी उसी सदमे में जी रहा होता है। उसे पूरा यकीन था कि वह हादसा कोई भूकंप नहीं था। वे चोरी छिपे उस प्रतिबंधित इलाके के रेडियो सिग्नल्स पर नजर रखता है और पाता है कि आज भी वहां से वही पुरानी रहस्यमयी तरंगें आ रही हैं। अपने पिता की इस जिद और मानसिक शांति के लिए उनका बेटा फोर्ड अपने पिता के साथ आखिरी बार उस प्रतिबंधित इलाके में जाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि वे अपने पुराने घर से रिसर्च का डेटा ला सकें। जब वो लोग 15 साल से वीरान पड़ी गलियों में कदम रखते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। ब्रॉडी तुरंत अपनी जेब से रेडिएशन मीटर निकालता है तो उसकी रीडिंग 0 आती है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए ब्रॉडी तुरंत अपना गैस मास्क उतार देते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं, पर वहाँ कोई रेडिएशन नहीं था, बल्कि सब कुछ नॉर्मल था। तभी उन्हें आसमान में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उड़ते दिखाई देते हैं। जब वे उस तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि जिस न्यूक्लियर प्लांट के मलबे को वीरान होना चाहिए था, वहां आज बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं और भारी सुरक्षा बल तैनात है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पेट्रोलिंग कर रहे सैनिक उन दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों को उसी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर बने एक गुप्त बेस में ले जाया जाता है। वहां ब्रॉडी और फोर्ड देखते हैं कि पुराने रिएक्टर के ऊपर एक अजीब और विशालकाय चीज बनी हुई है, जो किसी बड़े कोकून जैसी दिखती है। वह चीज किसी जिंदा जीव की तरह सांस ले रही थी और उसमें से लाल रोशनी चमक रही थी। असल में वह न्यूक्लियर प्लांट की बची कुची न्यूक्लियर एनर्जी को सोख रही थी। तभी लैब के मॉनिटर्स पर उस कोकून से निकलने वाली एनर्जी का ग्राफ तेजी से आसमान छूने लगता है। इशिरा सेरेजावा को समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी उनके गार्ड्स बताते हैं कि 2 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। जब डॉक्टर ब्रॉडी के पास मौजूद रिसर्च डेटा को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। ब्रॉडी ने 15 साल पहले जो सिग्नल्स रिकॉर्ड किए थे, वे हूबहू उसी कोकून के सिग्नल्स से मैच कर रहे थे। तभी अचानक पूरे बेस की लाइट्स गुल होने लगती हैं। उस कोकून से निकलने वाले पल्स इतने ताकतवर हो जाते हैं कि पूरा कंक्रीट का बेस हिलने लगता है। वह जीव पल भर में रिएक्टर की सारी न्यूक्लियर एनर्जी सोख लेता है। सेरेजावा स्थिति को हाथ से निकलता देख तुरंत उस जीव को मारने के लिए लाखों वोल्ट का करंट छोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक जोरदार झटका आता है। इस झटके से पूरे बेस की बिजली हमेशा के लिए चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और अगले ही पल म्यूटो अपने विशालकाय कोकून को फाड़कर बाहर निकल आता है। इंसानों की सेना और उनकी बंदूकें उस गगनचुंबी जीव के सामने चींटियों जैसी लग रही थीं। पल भर में वह म्यूटो पूरे मिलिट्री बेस को मलबे के ढेर में बदल देता है। इस अफरा तफरी और तबाही के बीच फोर्ड अपनी आंखों के सामने अपने पिता के ऊंचे पुल को गिरते हुए देखता है, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाता। म्यूटो को हवा से कोई खास सिग्नल मिलता है और वह अपने विशाल पंख फैलाकर समुद्र की तरफ उड़ जाता है। इस भयानक तबाही के बाद अमेरिकी नौसेना और सेना उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। ब्रॉडी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था और इसके बाद फोर्ड और बाकी बचे लोगों को समंदर में तैर रहे अमेरिकी नौसेना के एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाया जाता है। वहां इशिरा सेरेजावा फोर्ड के सामने इन प्राचीन महादैत्यों के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी संस्था मोनार्क सालों से इन प्राचीन महादैत्यों पर रिसर्च कर रही है और यह बात 1954 की है, जब अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन गहरे समंदर में एक मिशन पर थी। अचानक उसका सामना समुद्र की गहराइयों में सो रहे एक बेहद विशालकाय जीव से हुआ। इंसानों ने उसका नाम गॉडजिला रखा। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि यह सोवियत संघ का कोई गुप्त घातक हथियार है। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ को लगा कि यह अमेरिका का बनाया कोई मॉन्स्टर है। नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट का बहाना बनाकर गॉडजिला पर एक के बाद एक कई परमाणु बम गिराए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गहराई से रिसर्च की तो उनके होश उड़ गए। ये प्राचीन जीव असल में न्यूक्लियर एनर्जी को सोखते हैं, यानी जिन परमाणु बमों से इंसान गॉडजिला को मारना चाहता था, वे असल में उसके लिए भोजन बन रहे थे। म्यूटो इस धरती पर खोजा गया दूसरा प्राचीन जीव था। बेस से भागने से पहले उसने जो भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ा था, उसकी वजह से मिलिट्री के सारे ट्रैकिंग सिस्टम ठप हो गए। सेना बस इतना अंदाजा लगा पाई कि वह प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से की
तरफ उड़ा है। डो सेरेजावा का मानना था कि म्यूटो को सिर्फ एक ही जीव रोक सकता है और वह है खुद गॉडजिल्ला। तभी म्यूटो ने खुद अपनी लोकेशन इंसानों को बता दी। उसने हवाई के पास एक अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन पर हमला किया और उस भारी भरकम पनडुब्बी को खिलौने की तरह घसीटकर पहाड़ों के बीच ले गया ताकि वह उसके अंदर मौजूद सारे परमाणु बमों को खा सके। सेना ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स के जरिए म्यूटो पर हमला बोल दिया, लेकिन म्यूटो ने अपनी नुकीली आरी जैसी विशाल टांगों को हवा में उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स चारों तरफ फैल गया। हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स की बिजली पल भर में गुल हो गई और वे कटी पतंग की तरह एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते पूरा हवाई शहर घने अंधेरे में डूब गया। जब तबाही का धुआं छंटा तो म्यूटो वहां से गायब था, लेकिन जैसे ही शहर की इमरजेंसी बिजली वापस आई, लाइट्स ऑन होते ही लोगों ने देखा कि म्यूटो कहीं भागा नहीं था, बल्कि वह चुपचाप शहर के बीचों बीच आ चुका था। उसी नाजुक मोड़ पर समंदर के बीच से एक ऐसी लहर उठी जिसने नौसेना के विशालकाय विमान वाहक पोत को भी हिलाकर रख दिया। सबको लगा कि गॉडजिल्ला सीधे शिप से टकरा जाएगा, लेकिन वह बिना किसी शोर शराबे और नुकसान के शिप के ठीक नीचे से चुपचाप निकल गया। किनारे पर खड़ा एक कुत्ता समंदर की उठती लहरों को देखकर लगातार भौंक रहा था। गॉडजिल्ला अभी तट से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन उसके भारी शरीर के कारण उठी सुनामी की डरावनी लहरें गोल्डन सैंड बीच को पार कर शहर में घुस गईं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर कई मीटर गहरे मटमैले पानी में डूब गया। रात के घने अंधेरे में आसमान में रेड फ्लेयर्स दागे गए। उस लाल डरावनी रोशनी में लोगों को पहली बार गॉडजिल्ला के विशालकाय शरीर की एक झलक दिखाई दी, जो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। मिलिट्री ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन गॉडजिल्ला के लिए ये हमले चींटी के काटने जैसे भी नहीं थे। गॉडजिल्ला का मकसद इन इंसानों को मारना नहीं था, वह सीधे म्यूटो की तरफ बढ़ रहा था। जल्द ही दोनों महादैत्य शहर के बीचों बीच आमने सामने आ गए। सबको लगा कि अब एक महायुद्ध देखने को मिलेगा, लेकिन नजारा उम्मीद से बिल्कुल उलट था। गॉडजिल्ला को देखते ही म्यूटो वहां से दुम दबाकर भाग निकला और गॉडजिल्ला भी उसके पीछे समंदर में कूद गया। मोनार्क के वैज्ञानिकों ने रिसर्च से पता लगाया कि यह नर म्यूटो अपनी मादा म्यूटो की चुंबकीय तरंगों को सुनकर भागा है, ताकि वे दोनों मिलकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। उनकी लोकेशन के हिसाब से दोनों सैन फ्रांसिस्को में मिलने वाले थे। सेना ने एक खतरनाक प्लान बनाया। वे इन दोनों जीवों के मिलन स्थल पर एक मेगा न्यूक्लियर बम गिराकर तीनों दैत्यों को एक साथ खत्म करना चाहते थे। डॉ सेरेजावा ने तुरंत उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी, क्योंकि यह परमाणु बम उन्हें मारेगा नहीं, बल्कि उनके लिए खाना बन जाएगा। लेकिन घमंडी सेना को लगा कि लाखों टन की न्यूक्लियर क्षमता को कोई जीव बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर हकीकत बेहद कड़वी थी। जब बम को ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था, तभी विशाल मादा म्यूटो ने रास्ते में ही ट्रेन को रोक दिया और उस परमाणु बम को निगल गई, जो अब उसके अंडों को पालने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का काम करने वाला था। मजबूरन सेना ने पानी के रास्ते एक दूसरा मैकेनिकल टाइमर वाला न्यूक्लियर बम भेजने का फैसला किया, ताकि मॉन्स्टर्स को लालच देकर समंदर में ले जाकर उड़ाया जा सके। लेकिन जैसे ही बम का टाइमर शुरू हुआ, नर म्यूटो ने आसमान से झपट्टा मारा और एक और ब्रीथ रिलीज कर दिया। सारे जहाजों के इंजन फेल हो गए, फाइटर जेट्स समंदर में गिर गए और नर म्यूटो उस न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। वह बम उसने अपनी मादा म्यूटो को सौंप दिया, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित पैदा हो सकें। म्यूटो के नजरिए से यह उनके वंश को बचाने की कोशिश थी, लेकिन इंसानों के लिए यह कयामत की रात थी। इसके विपरीत गॉडजिल्ला का मकसद बिल्कुल अलग था। वह न तो खाने के लिए लड़ रहा था और न ही बच्चे पैदा करने के लिए। वह सिर्फ प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ रहा था। अब सैन फ्रांसिस्को के पास सिर्फ 2 घंटे का समय था, वरना वह मैकेनिकल टाइमर वाला बम पूरे शहर को उड़ा देता। चूंकि बिजली पूरी तरह गुल थी, इसलिए सेना ने एक आत्मघाती दस्ता तैयार किया, जो म्यूटो के ईएमपी के दायरे से ऊपर यानी 10,000 मीटर की ऊंचाई से सीधे शहर में पैराशूट से कूदे। ऊपर से देखने पर सैन फ्रांसिस्को किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और तबाही थी। यह दस्ता म्यूटो के घोंसले की तरफ बढ़ा, जहां मादा म्यूटो अंडे दे रही थी। तभी अचानक घने धुएं और मलबे को चीरती हुई एक सैकड़ों मीटर लंबी विशाल पूंछ दिखाई दी, और यह गॉडजिल्ला था। अपने अंडों की परवाह किए बिना बेहद गुस्से में मादा म्यूटो अपने कमजोर शरीर के बावजूद सीधे गॉडजिल्ला की तरफ झपटी। जैसे ही दोनों महादैत्यों की आमने सामने भिड़ंत हुई, गॉडजिल्ला ने अपनी अपार ताकत का प्रदर्शन करते हुए सीधे मादा म्यूटो का गला दबोच लिया और उसे पूरी बेरहमी से एक तरफ ढकेल दिया। इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाकर फोर्ड और उसकी सुसाइड स्क्वाड टीम म्यूटो के बनाए उस घोंसले के भीतर घुसने में कामयाब हो गई। वहां उन्हें वह मैकेनिकल टाइमर वाला परमाणु बम मिल गया, लेकिन नजारा बेहद खौफनाक था। पूरा परमाणु बम म्यूटो के अनगिनत चिपचिपे अंडों
और लार्वा से ढका हुआ था। उन अंडों के भीतर नन्हे म्यूटो कुलबुला रहे थे और किसी भी वक्त बाहर आने के लिए तैयार थे। सेना के जवान बिना एक पल गंवाए बम को वहां से निकालने और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश में जुट गए। दूसरी तरफ गॉडजिला और मादा म्यूटो की जंग अब अपने आखिरी अंजाम पर थी। मादा म्यूटो ताकत के मामले में गॉडजिला के सामने कहीं नहीं टिक पा रही थी। गॉडजिला के जानलेवा हमलों के आगे वह लगातार पीछे हट रही थी और आखिरकार गॉडजिला ने उसे जमीन पर पटक दिया। गॉडजिला ने अपना भारी भरकम पैर मादा म्यूटो की छाती पर रख दिया। मादा म्यूटो दर्द और बेबसी से चीख उठी। जैसे ही गॉडजिला उसे खत्म करने के लिए अपना आखिरी वार करने वाला था, तभी आसमान से नर म्यूटो बिजली की तेजी से वहां आ पहुंचा। उसने अपने नुकीले और आरी जैसे बड़े पंखों से गॉडजिला की पीठ पर गहरा वार किया और उसे खींचकर अपनी साथी से दूर कर दिया। नर म्यूटो ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गॉडजिला को उलझाए रखा, जिससे उसकी जख्मी मादा को संभलने का मौका मिल गया। खड़ी होते ही मादा म्यूटो ने पूरी ताकत से गॉडजिला को टक्कर मारी। दोनों म्यूटो के इस संयुक्त हमले से पास की एक मजबूत गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब गॉडजिला दो तरफा हमले के बीच फंस चुका था और युद्ध का पासा पूरी तरह पलट गया था। इसी बीच जब सेना की टीम बम लेकर वहां से भाग रही थी, तो फोर्ड की नजर वहीं पास में फंसे एक फ्यूल टैंकर पर पड़ी। उसके दिमाग में एक खतरनाक तरकीब आई। उसने टैंकर का वाल्व खोल दिया और वहां मौजूद म्यूटो के हजारों अंडों को जिंदा जलाने के लिए आग लगा दी। जैसे ही घोंसले से आग की लपटें और धुएं का गुब्बार उठा, मादा म्यूटो ने उसे भांप लिया। वह गॉडजिला को छोड़कर दीवानों की तरह अपने बच्चों को बचाने के लिए घोंसले की तरफ भागी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसके सारे अंडे जलकर खाक हो चुके थे। अपनी आने वाली नस्ल को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख वह विशालकाय मादा म्यूटो घुटनों के बल बैठ गई और उसकी हलक से एक बेहद दर्दनाक और चीर देने वाली चीख निकली। तभी अंधेरे को चीरती हुई गॉडजिला की पूंछ से एक नीली जादुई रोशनी चमकने लगी। यह रोशनी उसकी पीठ के कांटों से होती हुई उसके गले तक आई। इससे पहले कि मादा म्यूटो कुछ समझ पाती, गॉडजिला ने अपनी सबसे विनाशकारी ताकत परमाणु सांस से उस पर हमला कर दिया। नीली परमाणु आग के इस झटके से मादा म्यूटो दूर जा गिरी। यह देखकर नर म्यूटो ने गॉडजिला पर पीछे से हमला करना चाहा, लेकिन गॉडजिला ने भांप लिया। उसने हवा में अपनी भारी पूंछ घुमाई और नर म्यूटो को इतनी जोर से कंक्रीट की बिल्डिंग पर पटका कि वह वहीं कुचलकर मर गया। लेकिन इस जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था। नर म्यूटो के टकराने से पूरी बिल्डिंग भरभराकर गॉडजिला के ऊपर ही गिर गई और वह मलबे के नीचे दब गया। तबाही के बीच घायल मादा म्यूटो होश में आई और उसने देखा कि इंसान उस परमाणु बम को कश्ती के जरिए समंदर में ले जा रहे हैं। वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वह बम को निगलने वाली थी, मलबे को चीरकर गॉडजिला फिर उठ खड़ा हुआ। गॉडजिला ने पीछे से आकर मादा म्यूटो की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। उसने अपने दोनों हाथों से मादा म्यूटो के भारी जबड़ों को जबरदस्ती चौड़ा किया और सीधे उसके मुंह के अंदर अपनी पूरी ताकत से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ दी। इस महाविनाश को अंजाम देकर गॉडजिला ने आसमान की तरफ मुंह किया और एक जोरदार दहाड़ लगाई। यह दहाड़ इस बात का ऐलान थी कि वही इस धरती का इकलौता और अकाट्य मॉन्स्टर्स का राजा है। शायद इस जंग में उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, इसलिए दहाड़ने के तुरंत बाद गॉडजिला भारी कदमों से वहीं मलबे के ढेर पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। अगली सुबह तक सैन फ्रांसिस्को में सूरज उग आया था, लेकिन गॉडजिला अभी भी उसी मलबे में बेजान पड़ा था। दुनिया को लगा कि यह रक्षक हमेशा के लिए सो गया है, लेकिन तभी उसके भारी फेफड़ों ने सांस ली। उसकी आंखें खुली और वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वह मरा नहीं था, बल्कि थक कर गहरी नींद में था। अपने जख्मों और थके हुए शरीर को घसीटते हुए गॉडजिला शहर के किनारे समंदर की तरफ बढ़ा। पानी में उतरने से पहले उसने इंसानों की इस दुनिया को देखा। एक आखिरी लंबी दहाड़ मारी और हमेशा के लिए प्रशांत महासागर की गहराइयों में ओझल हो गया। स्टेडियम में मौजूद लोग और टीवी पर इस नजारे को देख रही दुनिया उसे कौतूहल से देख रही थी, जहां न्यूज हेडलाइंस चमक रही थी। और यही इस कहानी का अंत हो जाता है।